नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रासंगिक अगर लागू हुआ तो। एक देश एक चुनाव अगर लागू होता है तो क्या है मायने, क्या कुछ जाएगा बदल। ज्ञात है कि कोविंद कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने के लिए शुरुआत ही कई विधानसभाओं के कार्यकाल 5 साल की तय अवधि से घटाने या बढ़ाने से करनी होगी ताकि चुनाव साथ साथ हो सके। यानी शुरुआत ही राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता पर भारी और बुनियादी हमले से की जाएगी। साथ साथ चुनाव होने के बाद विधानसभाओं का लोकसभा जितनी अवधि तक चलना भी सुनिश्चित करना होगा। कोविंद कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 5 साल से पहले किसी प्रकार के बहुमत गंवाने के चलते गिर जाने और बहुमत पर आधारित दूसरी सरकार न बन पाने की सूरत में विधानसभा का मध्यावधि चुनाव तो होगा, लेकिन विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए ही। इस तरह जीवन काल के हिसाब से भी विधानसभाएं कई श्रेणियों में बंट जाएंगी और न समान कार्यकाल रहेगा और न एक साथ चुनाव। एक चुनाव का मूल पूरा तर्क ही विफल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिरकार तथाकथित एक देश एक चुनाव के अपने नारे पर अमल की राह पर कदम उठाने का फैसला कर लिया है। इस दिशा में पहला आधिकारिक कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों पर अपने अनुमोदन की मोहर भी लगा दी। गौरतलब है कि कोविंद कमेटी ने बीते मार्च के महीने में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें दे दी थी, जिनमें नरेंद्र मोदी के इस सुधार को लागू करने के तरीके सुझाए गए हैं। तो वहीं मोदी सरकार के पहले 100 दिन पूरे होने और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अगले ही दिन मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा इससे हेडलाइन प्रबंधन के हित साधे जाने की ओर काफी साफ तौर पर इशारा करती है। एक तरफ जहां मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के जश्न का शोर था, तो साथ ही एक देश एक चुनाव के मोदी सरकार के फैसले को ही बड़ी हेडलाइन बनाने की कोशिश भी की जा रही थी, जो काफी हद तक मीडिया में तो कम से कम सफल हुई थी। बता दें, इस व्यवस्था को अमल में लाने के लिए देश के कानूनों में ही नहीं, संविधान में भी इतने सारे संशोधनों की आवश्यकता होगी जो आसानी से तो कतई होने वाला नहीं है। सभी जानते हैं कि संविधान संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से अनुमोदन की और कुछ मामलों में आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की भी जरूरत होगी और अपने उल्लेखनीय रूप से विपक्ष के खासे बड़े हिस्से के समर्थन के बिना इन संविधान संशोधनों के पारित होने की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन की घोषणा के बावजूद यह स्पष्ट है कि खुद मोदी सरकार भी अपने इस प्रिय नारे वन नेशन वन इलेक्शन के निकट भविष्य में अमल में आने की कोई संभावना नहीं देख रही है। बता दें, इस योजना को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल में से एक इंप्लीमेंटेशन ग्रुप के गठन का ही ऐलान नहीं किया गया, बल्कि सरकार की ओर से इसका भरोसा दिलाने की भी कोशिश की गई है कि वो तो इस मामले में कंसेंसस यानी सर्वानुमति बनाना चाहती है। कंसेंसस बनाने की इच्छा से जाहिर है कि खुद सरकार भी इस मामले में जल्दी से कोई प्रगति होने की उम्मीद नहीं रखती। वास्तव में सरकार की ओर से उक्त निर्णय की घोषणा करते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को न सिर्फ इस पर अमल के लिए कोई ठोस समय सीमा बताने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने 2029 के आम चुनाव से इस पर अमल शुरू होने का आश्वासन देने तक से इनकार कर दिया। इस लिहाज से इस फैसले की तुलना महिला आरक्षण के मोदी सरकार के ही फैसले से किए जाने पर किसी भी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण के भी 2029 के आम चुनाव तक लागू हो पाने के तो फिलहाल कोई आसार दिखते नहीं। हैरानी की बात नहीं होगी कि मोदी सरकार अभी कुछ अरसा इसी बड़े फैसले पर अपना ध्यान केंद्रित रखे और समान नागरिक संहिता के मुद्दे को उत्तराखंड द्वारा इसके लिए कानून तक बना दिए जाने के बावजूद फिलहाल पीछे कर दे। यह इसलिए भी संभव है कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड तथा लोक जनशक्ति पार्टी जैसे सहयोगी दलों को साथ बनाए रखना आसान नहीं होगा, जबकि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर इन पार्टियों को जनतंत्र तथा संघवाद से जुड़ी आम आपत्तियों को पीछे रखने के लिए अपेक्षाकृत आसानी से तैयार किया जा सकता है। बहरहाल विपक्ष का बड़ा हिस्सा, जिसमें इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दल शामिल हैं, इस योजना के विरोध का रुख अपना चुके हैं और यह विरोध सिर्फ व्यवहारिकता के पहलू से नहीं है,
यह विरोध इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से इस योजना की जनतंत्र विरोधी और उससे भी बढ़कर संघवाद विरोधी होने का है, और इस विरोध को कंसेंसस की किसी भी कसरत से पाटा नहीं जा सकता। लेकिन एक देश एक चुनाव की योजना की मुख्य समस्या इतनी भर ही नहीं है, यह संघात्मक व्यवस्था में राज्यों की और स्थानीय निकायों की भी स्थिति को, उनके अधिकारों को कमजोर करती है। इस योजना की इतनी ही बड़ी समस्या यह भी है कि यह पूरी राजनीतिक व्यवस्था का ही केंद्रीकरण कर केंद्रीय शासन से नीचे के सभी संस्तरों जैसे राज्य स्थानीय निकायों का जनतांत्रिक सार भी छीन लेगी। ऐसा किया जाएगा इस विशाल और असाधारण रूप से ज्यादा विविधताओं से भरे देश में एक पूरी तरह से एक रूप तथा केंद्रीकृत चुनाव व्यवस्था थोपने के जरिए। संक्षेप में इस वन नेशन वन इलेक्शन की योजना से संसद से लेकर पंचायत तक सारे चुनाव केंद्रीकृत मुद्दों पर ही होने लगेंगे, जिससे स्थानीय मुद्दों की बलि चढ़ने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इस तरह का चुनाव विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को लेकर जमीनी स्तर की ओर बढ़ते हुए उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को ही पलटकर सभी स्तरों पर केंद्र के मिनिएचर ही थोप रहा होगा। यह जनता के लिए अलग अलग स्तरों पर अपने विवेक से अलग अलग चुनाव की संभावनाओं को ही खत्म कर देगा और हमारे जनतंत्र को अति केंद्रीकृत करके भीतर से पूरी तरह से खोखला भी कर देगा। हालांकि कोविंद कमेटी ने स्थानीय निकायों के चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन बाद कराने का प्रस्ताव किया है, लेकिन इससे भी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता की कोई रक्षा हो पाएगी, ऐसा कहना जरा जल्दबाजी ही होगी।